यस, अगर मैं बात करूं बेस क्लास डेरिवेशन की, ठीक है, या जिसको डेराइवेशन कहते हैं, सिंपल अगर इस टर्म की बात करूं, ठीक है, तो 3 तरह के बेस क्लास डेरिवेशन होते हैं हमारे पास में, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, एग्जैक्टली ये कंसेप्ट वही है जो हमने विजिबिलिटी मोड देखे थे। तो अगर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बेस क्लास डेरिवेशन, ठीक है, या डेराइवेशन, तो उस केस में आपको जो विजिबिलिटी मोड के हमने प्रोग्राम्स देखे थे कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के केस में क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के केस में क्या होता है, और पब्लिक विजिबिलिटी मोड के केस में क्या होता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आप लोगों को एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा, कब, अगर ये टॉपिक आता है तो। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रोग्राम्स भी करवाए थे इसके, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये विजिबिलिटी मोड एग्जैक्टली यही टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा एग्जैक्टली अगर एक वापस से बताऊं मैं, तो देखिए यहाँ पर जब हम ये इस तरीके से, जैसे लाइट मोटर हमने क्लास देखी थी, ठीक है, वो पेरेंट क्लास थी विथ गेयर क्लास की। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से इनहेरिट किया, ठीक है, 3 कीवर्ड हम यूज करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, तो इन तीनों कंसेप्ट की बात हो रही है सिंपली बेस क्लास डेराइवेशन में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि विजिबिलिटी मोड और बेस क्लास डेरिवेशन दोनों सेम ही है। देन अगर हम बात करें मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मल्टी पाथ इनहेरिटेंस के केस में। सिंपली इस तरह के इनहेरिटेंस में हमारे पास में जो बॉटम मोस्ट चाइल्ड क्लास है, ठीक है, वहां पर उस पर्टिकुलर क्लास से उसकी टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास तक पहुंचने के 2 पाथ, या मैं यूं कहूं एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। देखिए मैंने यहाँ पर यही लिखा है, a derived class with 2 base classes and these 2 base classes have one common base class। कहने का मतलब है कि हमारे पास में ये एक डी क्लास है जो कि डिराइव्ड क्लास है। किससे डिराइव्ड हो रही है, बी एंड सी से, या मैं यूं कहूं कि बी और सी इस डी क्लास की पेरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, अब ये जो बी और सी क्लासेस हैं, ये दोनों आगे इनके भी एक कोई ना कोई क्या है, पेरेंट क्लास। तो जहां पर मैं यूं कहूं कि एक लूप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, या एक आपके पास में क्लोज्ड एक एरिया बन जाएगा, तो वहां पर जो हमारे पास में इनहेरिटेंस होगी वो मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इस तरह की इनहेरिटेंस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में कई तरह की एम्बिग्विटी, या मैं यूं कहूं कि एम्बिग्विटी अराइज होती है। ठीक है, एम्बिग्विटी का मतलब प्रॉब्लम, एक परेशानी। अब वो परेशानी क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। ये देखें परेशानी क्या है, कि अगर मैं बात करूं बी एंड सी क्लास की, तो बी क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, लाइकवाइज सी क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, तो उससे पहले उसकी पेरेंट क्लास यानी कि ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ तक तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जब हम अपने प्रोग्राम में डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ में जब अगर ए क्लास के ऑब्जेक्ट फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, तो डी क्लास से हमारे पास में ए क्लास तक पहुंचने के 2 रास्ते होंगे, 2 पाथ होंगे। एक पाथ कि हम डी से सी पर जाएं और सी से ए पर जाएं। ठीक है, दूसरा पाथ हम डी से पहले बी पर जाएं, देन बी से हम ए पर जाएंगे। तो ये 2 अलग अलग पाथ हमारे पास में क्या रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एग्जैक्टली परेशानी जो है वो क्या कहला रही है, एम्बिग्विटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस केस में D हैज नाउ 2A, मतलब D के पास में 2 रास्ते हैं एक A तक पहुंचने के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही रास्ता होना चाहिए। एक ही, अगर मैं बात करूं कि जब D के कंस्ट्रक्टर का या D के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली C का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, C से A का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, या मैं यूं कहूं कि C से A का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनेगा, और इसी के साथ ए क्लास का ऑब्जेक्ट या ए क्लास का कंस्ट्रक्टर वापस से कॉल होगा। तो इस केस में इस पर्टिकुलर डी क्लास के पास में
ए क्लास तक पहुंचने के दो रास्ते हैं और 2 बार क्या होगा, ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये एग्जैक्टली क्या कहला रहा है, एम्बिग्विटी, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे वो अभी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हो हम लोग, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास में जो कंसेप्ट है रिजोल्यूशन का, वो कंसेप्ट है हमारे पास में वर्चुअल बेस क्लास का। तो C++ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस के साथ में हम देख रहे हैं, दैट इज वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल का कंसेप्ट एग्जैक्टली अगर हम सिंपल वर्चुअल की बात करूं तो जो एग्जिस्ट नहीं करा उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्चुअल का कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो अभी हम समझते हैं। प्लस मैंने वर्चुअल कीवर्ड बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास के साथ ये वर्ड यूज किया है, तो अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं बात करूं वर्चुअल बेस क्लास की, ठीक है, तो सिंपली इसका काम क्या है कि जो हमारे पास में इस पर्टिकुलर डायग्राम में ए क्लास के जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे थे या ए क्लास के मल्टीपल अकरेंसेस जो अराइज हो रहे थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं। कौन सी क्लास को? इस केस में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर ए क्लास को क्या करेंगे, वर्चुअल बेस क्लास की तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल बेस क्लास की तरह क्रिएट तो नहीं कह सकते बट इनहेरिट करेंगे। ठीक है, क्रिएट तो सिंपल हम क्लास से लिख के जैसे करते हैं वैसे ही, लेकिन जब हम इसको इनहेरिट करेंगे तब उस केस में हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे क्या होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी तक ऐसी प्रॉब्लम किसी भी इनहेरिटेंस में नहीं आई थी, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीपाथ इनहेरिटेंस के केस में ही अराइज होती है। ठीक है, और अब देखें नीड एग्जैक्टली वर्चुअल बेस क्लास की हमें क्या है वो अभी हमने समझा ही, तो कैसे इसको क्रिएट करना होगा। लेट्स से कि अगर हमारे पास में क्लास ए है, ठीक है, अब अगर हम ये वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट ना यूज करें तो क्या होगा और यूज करेंगे तो क्या होगा, मैं दोनों कंसेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली। ठीक है, तो देखें लेट्स से कि हमारे पास में इस कोई एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमारे पास में क्लास ए है। इस पर्टिकुलर क्लास में यहाँ पर मैंने एक शो नाम का मेथड बनाया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक क्लास बी बनाई है और एक क्लास सी बनाई है। ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया उसी को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ प्रोग्राम के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं बी एंड सी, ये दोनों क्लासेस क्या है एग्जैक्टली, ए क्लास की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, यहाँ पर इस कंसेप्ट से हमें क्लियर है कि ए क्लास जो है वो बी एंड सी दोनों क्लासेस की पेरेंट क्लास है। ठीक है, और जो डी क्लास है वो एग्जैक्टली बी एंड सी क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब हम ऐसा स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम ऐसा कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कौन सी इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो देखी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमने समझा था कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्लासेस के थ्रू, ऐसा मैंने समझाया भी था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्चुअल का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं किया है। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर डी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट होगा और इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही उनके पेरेंट क्लासेस जो हैं उनके ऑब्जेक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, एक क्लास जो है उसके ऑब्जेक्ट दो बार क्रिएट होंगे, दैट इज एम्बिग्विटी, दैट इज प्रॉब्लम। एम्बिग्विटी का मतलब हिंदी में होता है प्रॉब्लम, या मैं यूं कहूँ एक परेशानी। ठीक है, देखें कैसे क्या परेशानी होगी कि अगर मैंने डी क्लास के साथ शो फंक्शन को कॉल किया और शो फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था,
ये देखें, शो फंक्शन इस पेरेंट क्लास ए का पार्ट है, यानी कि ए क्लास का पार्ट है शो फंक्शन। तो मैं अगर सबसे बॉटम मोस्ट चाइल्ड क्लास के साथ इस पर्टिकुलर ए क्लास के फंक्शन को कॉल करूंगी, तो देखिए अब क्या होगा। यहाँ पर प्रोग्राम में आपके पास में कंपाइलेशन एरर आएगी। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइल कर एग्जीक्यूशन से पहले जब कंपाइल होगा, ठीक है, तो वो सिंपली एक एरर आपको शो करेगा, एम्बिगुअस। ठीक है, इस तरह की एरर आपको शो होगी। क्यों एम्बिगुअस? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि डी से ए क्लास तक पहुंचने के दो रास्ते हैं और ए क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, इसी को ही तो हमें अवॉइड करना है। दो बार कोई भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होने चाहिए इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस केस में एरर आपको शो करेगा। तो ये तो बात हो गई कि हमने वर्चुअल के बिना काम किया तो हमारे पास में एरर आती है। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, इस कंसेप्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट यूज करेंगे। लेकिन उस कंसेप्ट पे प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, जब हम वर्चुअल बेस क्लास को यूज करेंगे, अब कैसे यूज करेंगे, हम कब से वर्चुअल कीवर्ड तो मैं कब से वर्चुअल कंसेप्ट को बोल तो रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करेंगे ये देखें। यहाँ पर क्लास ए लेट्स से मैंने क्रिएट की, ठीक है। अब एग्जैक्टली जब हम बी एंड सी दो क्लासेस क्रिएट करेंगे, प्लस हम ये बताएंगे कि ए क्लास और मतलब जो बी क्लास है वो ए क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। या मैं यूं कहूं कि जब मैं ए क्लास को इनहेरिट करूंगी, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट मेंशन करूंगी, तो ए क्लास को इनहेरिट करते टाइम किसमें इनहेरिट कर रहे हैं हम, बी क्लास में। तो बी क्लास में इनहेरिट करते टाइम हम यहाँ पर सिंपल पब्लिक कीवर्ड ना मेंशन करके हम इस कीवर्ड से पहले या बाद में कहीं पर भी वर्चुअल कीवर्ड क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या और इससे होगा क्या, दोनों समझते हैं। और सेम यहीं पर हम जब हम सी क्लास को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब ए क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब मैं यूं कहूं इनहेरिट का मतलब कि ये है कि जब हम सी क्लास को सिंपली चाइल्ड बना रहे हैं, किस कौन सी क्लास का, ए क्लास का, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्लास के इनहेरिट करने से पहले वर्चुअल कीवर्ड यहाँ प्लेस करना होगा। इससे ये होगा कि जो वर्चुअल हमारे पास में ए क्लास है वो वर्चुअली इनहेरिट होगी। क्लास तो एग्जिस्ट करती है, क्लास वर्चुअल नहीं है, क्लास एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब हम उसको किसी क्लास का पेरेंट बना रहे हैं, तब उस केस में हम उसका ऑब्जेक्ट एक बार ही बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में हमें डी क्लास में कोई भी चेंज नहीं करना है। हमने जो अभी सिंटैक्स देखा डी क्लास का वो एज इट इज ही रहेगा। ये देखें, यहाँ पर ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। जहां पर चेंज होना था, जहां पर वर्चुअल कीवर्ड ऐड होना था, वो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, सिर्फ बी और सी क्लास के जब हम उसको इनहेरिट करेंगे ए क्लास का, ठीक है, ए क्लास को जब इनहेरिट करेंगे सी और बी क्लास में, सिर्फ तभी वर्चुअल कीवर्ड ऐड होगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इस रेक्टेंगल में मेंशन भी किया है कि जब हम किसी भी बेस क्लास को वर्चुअल ही इनहेरिट करते हैं, रिपीट कर रही हूँ कि क्लास वर्चुअल नहीं है, सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लास जब इनहेरिट हो रही है, यानी कि चाइल्ड क्लास में जब हम उसको क्या करें, इनहेरिट कर रहे हैं, तभी हमें वर्चुअल कीवर्ड मेंशन करना है। उसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर क्लास की तब उस पर्टिकुलर क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सिंगल कॉपी ही, किसकी, उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट की सिंगल कॉपी ही क्रिएट होगी। प्लस डेटा मेंबर्स जो है वो क्लासेस के बीच में क्या हो जाएंगे, शेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि एक कॉपी क्रिएट होगी,
डेटा ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट होगी, तो ऑब्जेक्ट की एक कॉपी है तो डेटा मेंबर्स की भी यहाँ पर एक ही कॉपी सी और बी में क्या होगी, यूज में आएगी। कब? जब मैंने ए क्लास को वर्चुअली इनहेरिट किया। ठीक है, अब अगर एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझें तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम को मेंशन किया है, लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस, तो अगर हम बात करें मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की, तो देखिए एग्जैक्टली इस इनहेरिटेंस में हमारे पास में क्या कंसेप्ट है वो समझ रहे हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैंने ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसी को ही इम्प्लीमेंट किया। तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक सब्जेक्ट नाम की क्लास होगी, जैसा कि विजिबल है कि सब्जेक्ट यहाँ पर एक क्या होगी, टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास। ठीक है, और ऐसे ही थ्योरी और प्रैक्टिकल दो क्लासेस होंगी जो कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट की चाइल्ड क्लासेस होंगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट क्लास होगी वो सबसे बॉटम मोस्ट चाइल्ड क्लास होगी। कौन सी क्लास की? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास की। ठीक है, प्लस डायरेक्ट अगर पेरेंट क्लासेस की बात करूं इस स्टूडेंट क्लास की, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल इस स्टूडेंट क्लास की दो डायरेक्ट पेरेंट क्लासेस होंगी। ठीक है, और एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में हम क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस को, प्लस एक स्टूडेंट का रिजल्ट हम जनरेट करवाने वाले हैं। ऐसा कुछ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इस प्रोग्राम में जनरेट करेंगे आउटपुट। थ्योरी प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं उनको सिंपली करके उनको ऐड करवा के हम परसेंटेज जनरेट करवा के और रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में आप देख रहे हैं कि एक तो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है। कौन सा मल्टीपल इनहेरिटेंस? ये देखें, अगर मैं बात करूं सिर्फ इतने सेक्शन की, ये देखें थ्योरी प्रैक्टिकल और स्टूडेंट, ये जो आपको सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये एग्जैक्टली किसको डिपिक्ट कर रहा है या किसको शो कर रहा है? ये है हमारे पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर मेंशन भी किया था ऊपर वाले एक डायग्राम में कि ये हमारे पास में क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो इस डायग्राम में हमें यहाँ पर सिंपली जो एक और इनहेरिटेंस है वो कौन सी देखने को मिल रही है, मल्टी लेवल भी देखने को मिल रही है कि सब्जेक्ट है, थ्योरी है और स्टूडेंट क्लास है। ये तीन लेवल्स हो गए यहाँ पर, प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि एक चाइल्ड और दो पेरेंट, दो या दो से ज्यादा पेरेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि हमारे पास में जो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट क्लास में मैक्सिमम मार्क्स, नेम और कोड, तीन डेटा मेंबर्स क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं। अगेन डेटा मेंबर्स मैंने प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में मेंशन किए हैं, और तीनों डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने का काम मैंने किया है, सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट का कोड और मार्क्स। ठीक है, देन आगे अगर प्रोसीड करें तो इसी क्लास में डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है, जैसा कि अभी तक हम सारे प्रोग्राम्स में देखते हुए आए हैं इनहेरिटेंस के, वैसे ही कुछ काम यहाँ पे किया है। प्लस जो सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम मार्क्स को मैंने भी इनपुट करवाया है यहाँ पर और डिस्प्ले भी करवाया है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स को यूज करके हमें रिजल्ट जनरेट करवाना होगा, इसलिए मैंने गेट एम मार्क्स करके एक फंक्शन बनाया है जो कि मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हम पहले भी ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, इस मेथड को हम कहेंगे एक्सेसर मेथड। ठीक है, अब अगर आगे प्रोसीड करें, नेक्स्ट है हमारे पास में थ्योरी क्लास। अब देखें यहाँ पर मैंने जब सब्जेक्ट क्लास को क्या किया है, इनहेरिट किया है, या दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि मैंने जब थ्योरी क्लास को सिंपली चाइल्ड क्लास बनाया है, कौन सी क्लास का, सब्जेक्ट क्लास का, तो किस तरीके से सब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, वर्चुअली। अगर ऐसा नहीं करते तो उसका अभी मैंने बताया था इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे,
प्लस हमारे पास में जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, इस स्टूडेंट क्लास से सब्जेक्ट क्लास तक के पहुंचने के 2 रास्ते होंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को अवॉइड करने के लिए हम वर्चुअल बेस क्लास क्या करते हैं, कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्चुअली इनहेरिट किया कौन सी क्लास को, सब्जेक्ट क्लास को। और अगर थ्योरी क्लास है तो थ्योरी क्लास में मैंने डेटा मेंबर में मार्क्स टी करके डेटा मेंबर लिया है और अगेन एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शंस को क्या किया है, क्रिएट किया है, जो कि इस डेटा मेंबर में इनपुट लेने का काम करेंगे और डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे। ठीक है, लाइकवाइज इस डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, क्यों रिटर्न करवाना है, क्योंकि प्राइवेट है ये डेटा मेंबर, तो हम मेन में तो डेफिनेटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर चाइल्ड क्लास, इसकी कोई चाइल्ड क्लास होती तो उसमें भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई पब्लिक मेंबर होगा तो उसके थ्रू इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, गेट टी मार्क्स नाम से जो फंक्शन बनाया उसमें थ्योरी मार्क्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने प्रैक्टिकल क्लास बनाई, जैसे मैंने अभी थ्योरी क्लास बनाई वैसे ही मैंने प्रैक्टिकल क्लास क्रिएट की है, जो कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास, प्लस सब्जेक्ट क्लास को मैंने जो इनहेरिट किया है वो वर्चुअली इनहेरिट किया है। तो आप देखिए, वर्चुअल कीवर्ड आप क्लास के पहले भी यूज कर सकते हैं, चाहे पब्लिक कीवर्ड के पहले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, मतलब इसमें कोई भी इस तरह से एरर नहीं आएगी कि वर्चुअल कीवर्ड आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्लास को वर्चुअली इनहेरिट करने के बाद हमने यहाँ पर अगेन प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए मार्क्स पी नाम का एक डेटा मेंबर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और अगेन इसमें इनपुट कर, इस डेटा मेंबर में इनपुट और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शंस हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल मार्क्स को फैच करने के लिए मैंने यहाँ पे गेट पी मार्क्स का एक सिंपली फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि अगेन एक एक्सेसर मेथड है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि सिंपल सब्जेक्ट क्लास, थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास हमने कैसे क्रिएट की। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सिर्फ हमने ए क्लास को ही वर्चुअली इनहेरिट किया है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लास को इनहेरिट करेंगे, या मैं यूं कहूं कि स्टूडेंट क्लास को मैं जब चाइल्ड बनाऊंगी प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लास का, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस से पहले हमें कोई वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ए क्लास के इनहेरिट के केस में थी, तो सिर्फ उसी क्लास को ही हम क्या करेंगे, वर्चुअल बनाएंगे, वर्चुअली इनहेरिट करेंगे, वर्चुअल बनाएंगे नहीं, वर्चुअल इनहेरिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ये देखें, ये हमारे पास में कौन सी इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जहां पर एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हैं और मैंने स्टूडेंट क्लास में 2 डेटा मेंबर यूज किए हैं, रोल नंबर और नेम, और इसमें इनपुट लेने का काम भी किया है नेम और रोल नंबर में। प्लस मैंने इसी एक्सेप्ट फंक्शन में, यानी कि चाइल्ड का जब एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा तो मैंने यहाँ पर उसकी सारी पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले रोल नंबर और नेम का, या मैं यूं कहूँ कि नेम और रोल नंबर का इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सब्जेक्ट क्लास के जो डेटा मेंबर्स थे, जिसमें कि सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट का नेम, ठीक है, प्लस मैक्सिमम मार्क्स, उसका इनपुट लिया जाएगा। और थ्योरी क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन जो है उसमें थ्योरी मार्क्स का, और प्रैक्टिकल क्लास के केस में प्रैक्टिकल मार्क्स का इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। देन डिस्प्ले फंक्शन की बात करें तो डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पर नेम और रोल नंबर को मैंने पहले डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर हमने पूछा, डिस्प्ले करवाया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने जो उसकी बाकी की रिमेनिंग पेरेंट क्लासेस हैं उनके डिस्प्ले को कॉल किया है। ठीक है, प्लस मैंने इसी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन में
कौन सी क्लास? जो हमारे पास में स्टूडेंट क्लास है, उसी के डिस्प्ले फंक्शन में जो रिजल्ट है उसको क्या करवाया है, जनरेट करवाया है। परसेंटेज को कैलकुलेट किया है, किस किस बेसिस पे किया है? थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स को मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऐड किया है, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते टाइम करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स को फेच करने के लिए हमने दोनों क्लासेस में, कौन सी क्लासेस में, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में, यहाँ पर गेट टी मार्क्स का एक फंक्शन बनाया था, और गेट टी मार्क्स का। ठीक है, तो उन्हीं को ऐड, उनसे वैल्यू को रिटर्न करवा के, जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है डेटा मेंबर की, ठीक है, उनको सिंपली ऐड करवा दिया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? ना उन पर्टिकुलर पेरेंट क्लासेस के नेम को लिखने की जरूरत है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों फंक्शन उन क्लासेस में ही एग्जिस्ट करते थे। ये थ्योरी क्लास का फंक्शन है और ये प्रैक्टिकल क्लास का फंक्शन है। बाकी सब्जेक्ट क्लास में ये फंक्शंस नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि इनकी अकरेंस रिपीट नहीं हो रही थी। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिजल्ट जनरेट करवाया है। ठीक है, तो इन दोनों के मार्क्स को ऐड करवाने के बाद, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स के एडिशन के बाद, फेच करने के बाद परसेंटेज कैलकुलेट करवाया है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है उसी के बेसिस पर परसेंटेज कैलकुलेट होगी, और जो भी परसेंटेज है वो देन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें मल्टी पाथ इनहेरिटेंस के केस में, इस पर्टिकुलर क्लास के इस क्लास को यूज करने की, कौन सी क्लास को? स्टूडेंट क्लास को। ठीक है, वो ही बॉटम मोस्ट क्लास थी हमारे पास में, सब्जेक्ट तो टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास है। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और देन डिस्प्ले और एक्सेप्ट की दो फंक्शंस कॉल किए। पहले एक्सेप्ट फंक्शन, देन डिस्प्ले फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, तो जब चाइल्ड क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, तो देखें यहाँ पर अभी हमने समझा भी था कि नेम रोल नंबर का इनपुट लिया जाएगा। देन उसके बाद जो पेरेंट क्लासेस हैं उनके एक्सेप्ट को कॉल किया जाएगा। सेम यही डिस्प्ले के साथ भी मैंने परफॉर्म किया है, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो अब अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें, तो देखें इस प्रोग्राम का आउटपुट एक बार देख लेते हैं। चलिए, इसका आउटपुट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, इसका आउटपुट यहाँ पे नहीं है। बाकी इसका आउटपुट अगर हम देखें तो सिंपली वही रहेगा कि रोल नंबर नेम का इनपुट लेने के बाद देन सिंपली बाकी के जो डेटा मेंबर्स हैं उनके वैल्यू का इनपुट लेकर और उनको डिस्प्ले करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की। यहाँ तक कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। इसका आउटपुट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, और लास्ट अगर इस मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की हम बात करें, तो वर्चुअल बेस्ड क्लास अगर हम नहीं यूज करते हैं, यानी कि विदाउट ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं डायग्राम, यानी कि टोटल इस केस में 5 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में मेमोरी में क्रिएट होंगे। ठीक है, जितने हमारे पास में रेक्टेंगल्स है आपको जो विजिबल है, उतने ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, अभी हमने समझा भी था कि इस केस में स्टूडेंट जो हमारे पास में सब्जेक्ट क्लास है उसके 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, यानी कि उसकी 2 अकरेंसेस होंगी रैम में, और उसी को अवॉइड करने के लिए हमने वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट यूज किया था। ठीक है, इस केस में सब्जेक्ट क्लास की सिर्फ एक ही अकरेंस क्रिएट होगी या एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और टोटल ऑब्जेक्ट इस केस में कितने रहेंगे? सिंपली 4। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपली हमारे पास में मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की। अब लास्ट जो हमारे पास में इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो कि आप लोगों ने जावा में भी देखी थी। ठीक है, लेकिन इसको प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, हाइब्रिड का मतलब। ठीक है, नेटवर्किंग में भी आप लोगों ने शायद इस कंसेप्ट को सुना होगा, या नेटवर्क के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हाइब्रिड का मतलब हमारे पास में कॉम्बिनेशन से है। तो जहां पर हमारे पास में एक या एक से ज्यादा इनहेरिटेंसेस होंगी, ठीक है, तो हम यूं कहें कि जहां पर हमारे पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है, मल्टी पाथ भी हो सकती है, मल्टी
लेवल भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर हम कौन सी इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस शो होगी, वहां पर हमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहां पर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने हाइब्रिड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट किया है। तो इन्फो एक क्लास होगी जो कि अगेन क्या होगी, पेरेंट क्लास, जैसा कि आप इस डायग्राम से अपवर्ड एरो से समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल भी है हमारे पास में इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मल्टी लेवल है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि सिंगल लेवल भी है। सिंगल लेवल से एक लेवल अपर हमारे पास में मल्टी लेवल होता है, और इस इनहेरिटेंस, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मल्टी पाथ इनहेरिटेंस भी यूज किया हुआ है, ठीक है। प्लस इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखें, ये लास्ट में एक चाइल्ड और उसके दो पेरेंट, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, ठीक है। मल्टी पाथ भी है, मल्टी लेवल्स भी है, यानी कि एक से ज्यादा लेवल्स भी है, प्लस एक चाइल्ड के दो पेरेंट हैं मल्टी पाथ में, यही तो हमने देखा था, ठीक है। तो यानी कि मल्टी पाथ भी है, मल्टी लेवल भी है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है यहाँ पर। तो इसीलिए सिंपली ये इनहेरिटेंस का जो एग्जाम्पल है वो कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। ऑथर और पब्लिशर बुक क्लास की क्या है, पेरेंट क्लास, और पर्सन क्लास इन दोनों की पेरेंट क्लास है, ऑथर और पब्लिशर की, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम एक सिंपली प्रोग्राम से समझ लेते हैं। या देखें, अगर मैं बात करूं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, ठीक है, तो हमारे पास में एक इन्फो क्लास है, जो कि अगेन अब इस प्रोग्राम में आपको ये समझना रहेगा कि कौन सी क्लास वर्चुअली इनहेरिट होगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपाथ इनहेरिटेंस यहाँ पर आपको मैंने अभी शो की, ठीक है। तो अब कौन सी क्लास को हम वर्चुअली इनहेरिट करें, वो यहाँ पर समझने वाली बात रहेगी, ठीक है। और मल्टीपाथ का मतलब कि हमारे पास में बॉटम मोस्ट क्लास से टॉप मोस्ट क्लास तक पहुंचने के जब एक से ज्यादा पाथ है। तो देखिए यहाँ पर बुक क्लास से हम जब इन्फो क्लास तक, ठीक है, पहुंच रहे हैं। पहले तो हमने सिर्फ पर्सन क्लास से, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ इतना सेक्शन कवर किया था, ठीक है। इसको अगर अवॉइड, इसको स्किप करूं तो हमने जो टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास थी उसी को ही क्या किया था, वर्चुअली इनहेरिट किया था। लेकिन अब इस केस में इस क्लास से भी एक ऊपर और क्लास एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसकी भी एक और पेरेंट क्लास है। तो अब इस केस में हम इन्फो क्लास को क्या करेंगे, वर्चुअली इनहेरिट करेंगे। कौन सी क्लास में, आगे देखते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो अगर बात करें इन्फो क्लास की, तो इन्फो क्लास में डेटा मेंबर है हमारे पास में एड्रेस। इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया इन्फो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है। और एड्रेस में इनपुट और डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट किए हैं। लाइकवाइज पर्सन क्लास यहाँ पर क्रिएट की है, जो कि आप देखें यहाँ पर पर्सन क्लास जो है वो एग्जैक्टली क्या है, पेरेंट चाइल्ड क्लास होगी कौन सी क्लास की, इन्फो क्लास की। तो देखिए मैंने इन्फो क्लास को वर्चुअली इनहेरिट किया है। किसमें वर्चुअली इनहेरिट किया है, सिंपली इस पर्टिकुलर पर्सन क्लास में, ठीक है। तो पर्सन क्लास में डेटा मेंबर मैंने यहाँ पे यूज में लिए हैं नेम, और इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पर्सन के एड्रेस के लिए लिया है। और पर्सन क्लास के केस में मैंने नेम डेटा मेंबर यहाँ पे यूज किया है, क्रिएट किया है। और इसमें इनपुट लेने के लिए और डिस्प्ले करवाने के लिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले दो फंक्शंस मैंने क्रिएट किए। ऐसा ही इस डायग्राम की बात करें तो हम पर्सन क्लास तक क्रिएट कर चुके हैं। अब बात करें ऑथर और पब्लिशर की, तो उसको समझ लेते हैं एक बार कि देखें, अगर मैं बात करूं ऑथर और पब्लिशर क्लास की, ठीक है, तो वो भी इन्फो क्लास की क्या है, इनडायरेक्ट तो चाइल्ड है ही। तो जब हम इन्फो क्लास को इसमें इनहेरिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जस्ट वेट अ मिनट।
इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले ऑथर क्लास की बात करते हैं। ऑथर क्लास इस पर्टिकुलर पर्सन क्लास की हमारे पास में डेफिनेटली क्या है, चाइल्ड क्लास। लेकिन पब्लिशर क्लास जो है वो इन्फो क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। ये डायग्राम जो है उसमें ये वाला जो एरो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये कुछ एरो ऐसा रहेगा कि इंफॉर्मेशन जो क्लास है वो सिंपली इस पर्टिकुलर क्लास की पेरेंट क्लास होगी, ये ऐसा कुछ, ठीक है। पर्सन क्लास इसकी पेरेंट क्लास नहीं है, यानी कि पब्लिशर क्लास का पर्सन क्लास से कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसी पर्टिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पब्लिशर क्लास है वो सिंपली इन्फो क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। तो अब यहाँ पर अगेन कंपनी नेम मैंने लिया है। पर्सन क्लास में हमारे पास में था पर्सन का नेम, और पब्लिशर है तो पब्लिशर किसी न किसी कंपनी को बिलोंग करेगा, इसलिए मैंने कंपनी नेम यहाँ पर क्या किया है, एक्सेप्ट भी किया है और डिस्प्ले भी करवाया है। ऐसे ही ऑथर क्लास की अगर बात करूं तो ऑथर क्लास पर्सन क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। तो देखिए यहाँ पर कभी हमें कोई भी वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करना है। वर्चुअल कीवर्ड तब हमें सिर्फ तभी यूज करना है जब हम इन्फो क्लास को क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास का पेरेंट बना रहे हैं। तो इन्फो क्लास ही यहाँ पर वर्चुअली इनहेरिट होगी, ठीक है। यहाँ पर काउंट बुक नाम का अगेन एक डेटा मेंबर लिया है, और इसमें वैल्यू को एक्सेप्ट और डिस्प्ले करवाने के लिए दो फंक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं। ऐसे ही सबसे बॉटम मोस्ट क्लास मैंने अभी समझाया था कि यहाँ पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। कैसे पता चल रहा है, एक चाइल्ड के दो पेरेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगेन मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में बुक जो क्लास है, दो डेटा मेंबर्स है, प्राइस और नेम। हमने पर्सन का नेम भी लिया है, और यहाँ पर हम बुक का एग्जैक्टली टाइटल, ये नेम एग्जैक्टली क्या है, टाइटल, बुक का टाइटल, बुक का नेम, ठीक है। तो इनमें वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए अगेन एक्सेप्ट फंक्शन, और वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। प्लस इनके एक्सेप्ट और डिस्प्ले के बाद, यानी कि बुक क्लास के वैल्यूज डेटा मेंबर में इनपुट लेने के बाद मैंने पेरेंट क्लास के जितने भी एक्सेप्ट फंक्शंस थे, जितनी भी पेरेंट क्लासेस है उनके एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ऐसे ही डिस्प्ले फंक्शन में भी मैंने यही किया है, ठीक है। इस केस में मैंने पहले पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, देन चाइल्ड क्लास के जो डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, और लास्ट अगर हम देखें तो बुक क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और उसी के साथ एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के आउटपुट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंपल इतना सही है कि पहले जो डेटा मेंबर्स है उसमें इनपुट लिया गया, देन जो भी डिटेल्स है उनको डिस्प्ले करवाया गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई डाउट रह गया हो इस इनहेरिटेंस में तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। यहाँ तक इनहेरिटेंस के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो ओवर होते हैं। एक डायग्राम